तो तरुण भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छा व्लॉग बनाते हैं। तो हम दोनों भाई अब साथ में ईरान जा रहे हैं। और बाकी इस कंट्री में बहुत कुछ है देखने के लिए। इस कंट्री वैसे मैं बता रहा था कि ईरान बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मतलब वहाँ बहुत पे beautiful डेजर्ट है, पहाड़ हैं, सब कुछ ही है ना, आइलैंड्स हैं, बहुत डाइवर्स कंट्री, तो diverse बहुत कुछ country है। ये फ्लाइट है अपनी तेहरान टाइम। ये आ गया अपना फ्लाई पीजीएस का प्लेन। हम पहुँच गए ईरान की कैपिटल तेहरान। जी हाँ, और मौसम काफ़ी ठंडा है यार, बहुत ही एक्सट्रीम एडवेंचर होने वाला है ईरान का सफ़र। बुलेट से मेरे को ना लग जाए कि हम ईरान गए हुए हैं तो उसमें बोल दे कि हम नहीं गए हुए हैं। कि अगर हम ईरान जाएंगे तो इसके बाद हम जब और बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा लगाएंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इस डर में कि हम और डेवलप कंट्रीज़ में नहीं जा पाएंगे या फिर मुश्किल से जा पाएंगे। हम ईरान को मिस नहीं करना चाहते थे। ओके जी, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पीछे ये एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स खड़ी देख के flypjs.com, इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, या फिर आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, अभी के लिए मैं हूँ टर्की का जो एक एयरपोर्ट है, इस्तांबुल का एयरपोर्ट, उस पर। और यहाँ से मैं फ़्लाई कर रहा हूँ एक और कंट्री। तो अल्बानिया में लगभग मैंने काफ़ी दिन बिताए। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है लगभग मैंने 1.5 महीना के करीब अल्बानिया में निकाल दिया। कुछ वीज़ा का काम चल रहा था और कुछ वहाँ पे बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स मिले। आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे और कुछ वीडियोस में देखा भी होगा कि मुझे कौन लोग मिले थे। तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारा टाइम बिताया अल्बानिया में। और फाइनली अब काफ़ी दिक्कत के बाद, मतलब काफ़ी कश्मकश थी कि किस कंट्री जाएंगे किस कंट्री नहीं जाएंगे, तो फाइनली मुझे वीज़ा मिला ईरान का। जी हाँ, कोविड के बाद ये पहला ही टाइम है कि जब ईरान खुला हो टूरिज़म के लिए। और मुझे लगता है शायद हम इंडियन पहले ही होंगे। मेरे को और मेरे साथ में एक और यूट्यूबर हैं, अभी मिलवाता हूँ उनसे, कि जिनको सबसे पहले ईरान का वीज़ा मिला होगा। तो अगर बात करें इस ईरान वीज़ा के प्रोसेस की, तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में कि ईरान हमें देता है ई वीज़ा। जी हाँ, तो इसका जब हमने ई वीज़ा अप्लाई किया तो ये लगभग हमें सेम डे में ई वीज़ा का रिप्लाई आ जाता है। और उसके बाद वो ई वीज़ा की कॉपी हमें एम्बेसी लेके जानी होती है, जहाँ पे इसको स्टैम्प कर दिया जाता है। तो प्रोसेस काफ़ी ईजी है। और अगर प्राइस की बात करें हम इस वीज़ा की, तो इसमें लगता है हमारा लगभग 60 यूरो। तो 60 यूरो हो गए हमारे इंडियन में लगभग अराउंड मेरे ख्याल से 5,000-6,000 के आसपास। और प्रोसेस बहुत ही इजी है, ई वीज़ा है जैसे कि मैंने आपको बताया। और जहाँ तक फ़्लाइट्स की बात है, तो फ़्लाइट मैं ले रहा हूँ ये तिराना से। जो मेरी फ़्लाइट है ये जाएगी ईरान के कैपिटल तेहरान में। और डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है ये, मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लाई पेगासस। ये एक टर्की की एक एयरलाइन कैरियर है जो वाया इस्तांबुल मुझे लेके जाएगी तेहरान में। तो इस फ़्लाइट की जो कॉस्टिंग मुझे आई है वो आई है लगभग 15,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास। लेकिन ले ओवर बहुत ज़्यादा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लंबी मतलब जो सस्ती फ़्लाइट्स होती हैं थोड़ी सी, उनमें जैसे कि ये पेगासस जो है ये एक बजट कैरियर है, तो ज़्यादातर ये आपको बीच में काफ़ी लंबा ले ओवर देंगे, जो कि मेरा यहाँ पे है इस्तांबुल में लगभग 18 घंटे का ले ओवर है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो करना पड़ता है अगर थोड़ा सा बजट बैक पैकिंग करनी हो इस टाइप की। वैसे और ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। मैं देख रहा था कि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट हो या फिर कम ड्यूरेशन वाली फ़्लाइट हो, लेकिन ऐसी कोई थी नहीं, सिर्फ एक यही ऑप्शन था। तो उसी वजह से ये चूज़ करना पड़ा। तो आज सुबह लगभग 4 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँचे थे। मैं और मेरे साथ थे टूर बशु, अभी मिलवाता हूँ उनसे भी। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, उसके बाद जैसे तैसे करके, एक तो ये बोलने नहीं देती है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने काफ़ी टाइम बिताया, आपस में बातें करते रहे थोड़ी देर, जैसे तैसे जैसे पीछे कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, इन्हीं कुर्सियों पे सोए और थोड़ा बहुत रिलैक्स किया कि हाँ, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा सफ़र भी और भी करना है। तो अभी ऑलमोस्ट जो ये लेओवर है हमारा ख़त्म होने वाला है, और अभी इसके बाद अराउंड 1 घंटा और बचा है। जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है ये हमें लेके जाएगी तेहरान। बाकी गाइस, अगर हम बात करें ईरान की, तो एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मैं हमेशा से यहाँ जाना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली मौका मिला है तो जा रहे हैं। और बाकी इस कंट्री में बहुत कुछ है देखने के लिए। इस कंट्री में पहाड़ हैं, इस कंट्री में डेजर्ट्स हैं, इस कंट्री में कैस्पियन सी है, इस कंट्री में एक गल्फ़ ऑफ ओमान है, उसके अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। मतलब मेरे मानने में अभी तक की मेरी ये बेस्ट सीरीज़ होने वाली है ईरान की। जहाँ तक जितना मैंने इसको अभी स्टडी किया है उसके हिसाब से मतलब बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये सफ़र। और काफ़ी सारे वीडियोस में कोशिश करूँगा आपके लिए लेके आऊँ इस कंट्री से, इस ब्यूटीफुल कंट्री से। तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ी आपको वीज़ा और इमिग्रेशन वगैरह की, और शायद देखूँगा कि अगर कुछ पहला हमारे को नज़ारा मिल पाएगा जो ईरान का, वो दिखाऊँगा। बाकी आने वाली सीरीज़ में आपको बहुत सारे वीडियोज़ दिखाऊँगा जिसमें खूब सारी खूबसूरती दिखने वाली है हमें ईरान की और वहाँ के लोगों की। और यहाँ
यहाँ के लोगों का मैंने सुना है कि जो पर्शियन लोग होते हैं, फारसी लोग होते हैं, जो ईरानियन लोग होते हैं उनको बोलते हैं पर्शियन लोग, और तो वो बहुत ही मोस्ट हॉस्पिटेबल माने जाते हैं इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे। तो देखते हैं, अब वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ के लोगों की हॉस्पिटलिटी देखेंगे, उनका कल्चर देखेंगे, जगहों की खूबसूरती देखेंगे और बहुत ही मज़े करेंगे। और गाइस, अगर मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बताऊं इस ई वीज़ा के प्रोसेस का, ईरान का जो ई वीज़ा है, इसका प्रोसेस बहुत ही इजी है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और साथ में थोड़ा स्क्रीन पे भी मैं हल्का सा प्रोसेस आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो इसमें कुछ खास डॉक्यूमेंटेशन आपसे नहीं मांगता है, और इसमें सिर्फ आपसे आपका पासपोर्ट का फ़ोटो लेगा, थोड़ी डिटेल लेगा, किस डेट को आप आना चाहते हो, सिर्फ ऐसी डिटेल्स लेगा, और पासपोर्ट अपलोड करना है और एक फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद एक इसमें ये सेक्शन आता है, इसमें पूछता है कि आप अपना जो ये वीज़ा है ये कहाँ से लेना चाहते हो। तो आप इसमें किसी थर्ड कंट्री से भी ले सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया में ही होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री का, आपको एक एम्बेसी का नाम डालना है जहाँ पे ईरान की एम्बेसी हो, तो वहाँ आप उस एम्बेसी का नाम डालेंगे, और या फिर आप ये इसको ईरान का जो एयरपोर्ट है, तेहरान का एयरपोर्ट है, वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। पर मेरे मानने में बेटर यही रहेगा कि आप इसको वहीं से लेके चले, क्योंकि रास्ते में कई बार फ़्लाइट वाले आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपका वीज़ा कहाँ है, तो उस चक्कर में आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो उसके बाद इस टाइम पे आपको फ़ीस कुछ नहीं पे करनी है, सिर्फ आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है। डिटेल सबमिट करने के बाद लगभग 24 घंटे में रिप्लाई आ जाता है, और आपको उस एम्बेसी से भी कॉल आ जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, और आप एम्बेसी में आइए, 60 यूरो लेके आइए। तो यहाँ पे फ़ीस 60 यूरो थी। मेरे ख्याल से अगर इंडिया से भी अप्लाई करते हैं तब भी इतनी ही होगी, इंडियन रुपीज़ में टर्न चेंज हो जाएगी, लेकिन अराउंड एस्टिमेट इतना ही रहेगा। तो वहाँ पे आपको 60 यूरो की फ़ीस, और आपका पासपोर्ट लेके जाना होता है। तो वहाँ पे जो भी काउंसलर होता है वो आपसे कई बार अगर उसको शक हो तो वो आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। हमारे से नहीं पूछा, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई वहाँ के काउंसलर ने भी, हमारे को चाय दी, बहुत अच्छे से बातें की, और बहुत ही वेलकमिंग था उनका वहाँ पे नेचर। बस उन्होंने पैसे लिए और पासपोर्ट लिया, लेकिन पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा नहीं देते हैं, वो आपको सिर्फ उसी ई वीज़ा का एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे, और उसके ऊपर स्टैंप लगाई होगी, और वही आपको यूज़ करना है ईरान में एंट्री के लिए। तो अभी हमारी बोर्डिंग लगभग स्टार्ट हो गई है। अभी मैंने देखा उसके ऊपर जो फ़्लाइट का नाम और नंबर और बोर्डिंग गेट लिखा हुआ आता है, तो वहाँ पे पता लगा कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं टूरवशु भाई को बुलाने आया। ये भाई यहाँ पे भी स्निकर्स खा रहे हैं, स्निकर पार्टी कर रहे हैं। हमारे जो पहला ट्रिप है एक साथ, और एक बहुत ही अच्छी कंट्री में जा रहे हैं, उसकी पार्टी के लिए अपने कहा स्निकर खा के निकलते हैं, शुभारंभ किया जाए इस ट्रिप का। तो आप ज़रूर भाई को जानते ही होंगे, क्योंकि भाई भी काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं। लगभग आप 35 कंट्री ट्रैवल कर चुके हो ना मेरे ख्याल से, शायद ज़्यादा। मैं तो अब भूल जाता हूँ, ईरान मेरी या तो 34 या 35 कंट्री है। हाँ, ऐसा हो ही जाता है। तो भाई को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होगे भाई अपना चैनल का नाम बताओ। सब लोगों को नमस्ते, मेरा नाम है तोरवशु और मेरे चैनल का नाम है नोमैडिक टूर, और मैंने व्लॉगिंग 25 कंट्रीज़ ट्रैवल करने के बाद शुरू करी है। तो ज़्यादा नहीं, शायद 5-6 कंट्री या 7-8 कंट्री के ही वीडियोस होंगे मेरे चैनल पे। तो लेकिन अभी आपने थोड़े टाइम पहले 100K भी पूरा किया है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे हम साथ में ही थे, अपनी पार्टी भी की, लेकिन टाइम हो गया अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़े और भी ज़्यादा हो गया। तो सही है। बाकी अब भाई के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हम थोड़ी ये स्निकर पार्टी करते हैं और उसके बाद अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने निकलते हैं। तो तरुण भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा व्लॉग बनाते हैं। तो हम दोनों भाई साथ में ईरान जा रहे हैं, जा तो रहे हैं साथ में, लेकिन ईरान जाने के बाद, तेहरान पहुँचने के बाद अलग हो जाएंगे, अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले हैं। तो कंटेंट हम दोनों का बिल्कुल अलग, बिल्कुल अमेजिंग मिलने वाला है, कंटेंट रिपीट नहीं होगा। वैसे मैं बता रहा कि ईरान बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, पहाड़ हैं, सब कुछ ही है ना, आइलैंड्स हैं, बहुत डाइवर्स कंट्री, तो बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ घूमने के लिए है, और 1-2 महीने में भी आप पूरा ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ अलग पार्ट्स ये ट्रैवल करेंगे, कुछ अलग पार्ट मैं ट्रैवल करूँगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अलग अलग ब्लॉग आने वाला है। बाकी काफ़ी लोग पता है ये कहते हैं कि ना किसी के साथ ट्रैवल किया करो, लेकिन मैं उनको भी ये बोलता हूँ, अपने ब्लॉग में काफ़ी बार बोलता हूँ कि जब हम अकेला ट्रैवल करते हैं तो हम अपने आप को अच्छी सी चीज़ें दिखा पाते हैं, फुली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये शायद आपके साथ भी होता है। मैं किसी के साथ ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ। देख लिया भाई, मैं अकेला ही नहीं बोलता, भाई भी यही फील करते हैं। तो हर ब्लॉगर जो सोलो ट्रैवलर होता है ना, वो एक अपना नज़रिया दिखाता है जब वो अकेला होता है। किसी के साथ होता है तो वो चीज़ नहीं आ पाती है, और उसका इन्फ्लुएंस भी आने लगता है। हाँ, कैच करने लगते हैं एक दूसरे की बातें सुन के, तो वही चक्कर है। बाकी अभी निकलते हैं, लेट हो रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा अकेले प्रीफर करता हूँ ट्रैवल करना। मैं भी। तो अभी हम कोशिश रहेगी तेहरान में शायद हम 1 या 2 दिन साथ में रुकें, उसके बाद हम अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे। बाकी यहाँ एक सपोर्ट रहेगी हमारे को, अगर मान लो मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को पता है कि एक मेरा इंडियन भाई, मेरा दोस्त इसी कंट्री में है, इस भाई को भी ये रहेगा, कोई दिक्कत आती है तो हम दूसरे के लिए हाजिर हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी। राइट। ठीक है, चलें फिर, लेट हो रहे हैं। चलिए, अभी टाइम है। अच्छा, बोर्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ये फ्लाइट है अपनी तेहरान, टाइम दिखा रहा है इसका 23:45 और गेट है 302 भी, और ये गेट की तरफ रास्ता जा रहा है। तैयारी हो गई है, इस पर पहुँचते हैं गेट पे और फ्लाइट बोर्ड करते हैं।
मुझे तो उम्मीद थी कि फ़्लाइट काफ़ी खाली जा रही होगी, लेकिन ये बोर्डिंग गेट है और इस पर भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। तो भाई ये फ़्लाइट भी फुल जाने वाली है। मैं सोच रहा था कि अगर खाली जाती तो भाई थोड़ा सा पीछे आराम से टांगे सीधी कर लेते, सो जाते, लेकिन बहुत भीड़ है और बाकी सब लोग तैयार हो गए, हम भी निकलते हैं। और उसके बाद कोशिश करूँगा कि बीच में अगर कुछ बता पाया तो, लेकिन थोड़ा इमिग्रेशन का सीन रहता है, वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे बात होगी अब इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद, और बाकी बताऊँगा क्या कुछ हुआ रास्ते में। ये आ गया अपना फ्लाई पीजीएस का प्लेन। तो फाइनली एक लंबी फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए ईरान की कैपिटल तेहरान। जी हाँ, मतलब काफ़ी सस्पेंस ही बना हुआ था कि इमिग्रेशन कैसा होगा, लेकिन बहुत स्मूथ था। सिर्फ कोविड टेस्ट, पीसीआर टेस्ट मांगा और उसके बाद जस्ट पासपोर्ट देखा और स्टैंप नहीं किया पासपोर्ट यहाँ पे। और यहाँ पे इधर टूरवशु भाई ने कुछ काउच सर्फिंग होस्ट से बात कर रखी थी, तो वो हमें पिक करने आए हैं यहाँ पे। अभी वशु भाई पहले डर रहे थे ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन फिर उन्होंने उससे पूछा, जो होस्ट था उससे पूछा कि हम यहाँ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। उसने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने तुरंत अपने कैमरे निकाले और सोचा कि चलो आपसे बातें करते हैं। तो ये यहीं पे मैं लेने आया हूँ। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं जाऊँगा मेरे हॉस्टल में जाना था और वशु भाई ने रुकना था काउच सर्फिंग में, लेकिन अभी टाइम सुबह के 4-5 बजे हैं, तो मेरा हॉस्टल खुला नहीं होगा। और यहाँ से जो सिटी सेंटर है वो भी काफ़ी दूर है, लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो अभी मेरा भी प्लान ये है कि मैं इनके जो काउच सर्फिंग होस्ट हैं उन्हीं के पास चला जाऊँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और उसके बाद 11-12 बजे मेरा हॉस्टल भी ओपन होता है और तब मैं वहाँ से अपने हॉस्टल निकल जाऊँगा। भाई लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं अभी। मेट्रो भी है जो कि एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाती है, लेकिन वो भी यही बता रहे हैं कि यहाँ से आप गाड़ी से भी जा सकते हो, बसेस भी जाती हैं और मेट्रो भी जाती है। लेकिन अभी के लिए अभी क्योंकि टाइम 4 बजे का है, तो यहाँ से खाली टैक्सी मिलती है। 7 बजे से मेट्रो शुरू हो जाती है और बसेस भी शुरू हो जाती हैं। तो बट हमारे को अभी ये भाई लेने आए हुए हैं, तो ये टैक्सी से लेने आए हुए हैं। अभी हम टैक्सी यूज़ करके वापस जाएंगे। बाकी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे पहुँच के देता हूँ। अभी बाहर निकल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पीछे टैक्सी लेने के लिए यहाँ ऊपर से आती है और मौसम काफ़ी ठंडा है यार, मतलब अराउंड होगा फील लाइक कि 0 डिग्री ऐसा फील हो रहा है। बहुत ठंडी फील हो रही है एकदम से। इवन तो मैंने जैकेट डाली हुई है, स्टिल बहुत ठंडी फील हो रही है। और अभी वो जो होस्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अभी आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ तो इवन माइनस में जाता है। तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम एडवेंचर होने वाला है ईरान का सफ़र, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये हमारी शायद गाड़ी आ गई है, काफ़ी देसी टाइप की फीलिंग आने लग गई है यहाँ की गाड़ियाँ देख के। अभी इसमें बैठते हैं और निकलते हैं और ज़रा पहला नज़ारा लेते हैं ईरान का। भाई वाकई में बहुत ठंड का माहौल है। हम पहुंचे थे यहाँ पे, मेहंदी भाई नाम से बनते हैं, लोकल हैं ईरान के ही, तेहरान के ही। उनके अपार्टमेंट में पहुंचे जो कि ये टूरवशु भाई के होस्ट थे। और यहाँ पहुंचे तो भाई ठंड तो बहुत थी, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर इन्होंने पूरा ये सेंट्रली हीटेड सिस्टम बना रखा है कुछ इस टाइप का। ये पूरा गैस पाइपलाइन आती है ये वाली, और यही अंदर किचन में जाती है खाना वाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। तो ये नेचुरल गैस है आई थिंक, और इसी से ही सब कुछ यूज़ होता है। बाकी बात करें इनके अपार्टमेंट की तो बहुत ही शानदार अपार्टमेंट है। मेरे पीछे की तरफ देखोगे, इनको काफ़ी ना एंटीक कलेक्ट करने का भी शौक है। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे इस टाइप के म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ, पुराने ज़माने का कुछ फ़ोन, एक बुलेट भी पड़ी हुई है। बुलेट से मेरे को ना लग जाए। तो अभी का प्लान है, एक्चुअली हम पहुँचे थे सुबह के अराउंड 5 बजे। तो हमने थोड़ी देर बातें की और थोड़ा फ्रेशन आउट हुए और उसके बाद सोने चले गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे, 2 रात से सोए नहीं थे। तो इनका एक इधर पीछे की साइड पे एक बेडरूम है, उन्होंने वो बेडरूम हमें दे दिया, हम दोनों को बेडरूम पे चला दिया और खुद भाई यहाँ पे सो गए इस काउच के ऊपर। और भाई को सुबह ऑफिस जाना था, तो वो सुबह ऑफिस चले गए 8 बजे और हम सो ही रहे थे। तो अभी टाइम हुआ है लगभग जो तेहरान का टाइम है वो बज चुके हैं 2, और हम उठे, नहाए धोए और नहा धो के देखा तो भाई यहाँ पे बाहर एक डाइनिंग टेबल है इनका, इधर की तरफ डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था। ये टूरवशु भाई भी तैयार हो गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो इसमें इन्होंने कॉफ़ी है, ईरानियन कॉफ़ी रखी हुई है और साथ में कुछ ब्रेड टाइप से है। इतना भी कर दिया यार, बहुत है। ऐसे कौन करता है, किसी दूसरे देश में जाएँ इतना कौन किसी के लिए करता है, ये बहुत बड़ी बात है। 2 दिन पहले कोई अननोन है, हाँ मिलते ही
बंदा स्पेशली हमको एयरपोर्ट पे लेने आया, टैक्सी करके आया। हाँ, दो हम उसको टैक्सी का पैसा देंगे, जो भी बनता है उसको देंगे, बट स्टिल एक वो होती है, एक हॉस्पिटैलिटी होती है कि बंदा हमारे को हमारे लिए वेट कर रहा था एयरपोर्ट के बाहर। उसके बाद उसने हमारे को सिम कार्ड लेने में भी हेल्प की, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमारे को मिल नहीं पाया। तो अभी वो आएंगे ऑफिस से, ऑफिस आने वाले, उन्होंने कहा था कि 2 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद फिर वो हमें सिम कार्ड भी दिलवाएंगे और साथ में करेंसी भी एक्सचेंज करवाएंगे ना। तो अभी ज़रा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिम कार्ड लेंगे, करेंसी एक्सचेंज करेंगे। ये भाई का बेडरूम है। यहाँ पे इन्होंने, भाई ने हमारे लिए 2 गद्दे लगा दिए थे, और इधर एक सिंगल बेड भी है, जिस पे मैंने भाई को बोला कि भाई आप भी सो जाओ। तो कह रहे कि नहीं, मुझे सुबह थोड़ी देर में जल्दी निकलना है, तो तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैं उधर काउच में सो जाऊँगा। तो बहुत ही काफ़ी चिल बंदा है, काफ़ी मतलब फ्रेंडली फील है। तो कुछ भी उसको बोलो तो वगैरह कोई चक्कर नहीं है यार, अपना घर समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत फ्रेंडली नेचर है। तो हम दोनों यहाँ पे सोए थे, अभी उठ के फिर ब्रेकफास्ट करने की तैयारी है, और भाई तो ऑफिस हैं ही। तो गाइस अब हम ईरान पहुंच तो गए, लेकिन इस कंट्री में आने के बहुत से जहाँ फ़ायदे भी हैं, वहाँ बहुत से नुकसान भी हैं। अगर बात करें फ़ायदों की, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, और भी काफ़ी कुछ है इस कंट्री के लिए जो एक अच्छी बात है। लेकिन जब बात करें नेगेटिव चीज़ों की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान एक सैंक्शनड कंट्री है, इस पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होगा? कुछ तो इसमें होती हैं कि इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कि जिससे कंट्री डेवलप ना कर पाए, जिससे और कंट्रीज़ इस कंट्री से ट्रेड ना कर पाएँ। लेकिन ये तो ज़्यादा चीज़ें हमारे को मैटर नहीं करती हैं। लेकिन बीइंग अ ट्रैवलर, मुझको जो एक चीज़ मैटर करेगी, हमको जो एक चीज़ मैटर करेगी, वो है इन डेवलप कंट्रीज़ का वीज़ा लेना। जी हाँ, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि आपने लास्ट 5 साल में कौन कौन सी कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं। तो उसमें हमारे को डालना पड़ता है कि हाँ, हमने लास्ट 5 साल में ईरान भी ट्रैवल किया है। तो वो जो हमारा जो ईरान का एक स्टैंप लग गया, इवन दो हमारे पासपोर्ट पे उसका कोई स्टैंप नहीं आया हुआ है, ना ही वीज़ा का स्टैंप है, ना ही एंट्री स्टैंप है, ना ही एग्जिट स्टैंप है, लेकिन स्टिल मतलब हम झूठ नहीं बोल सकते किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में कि हम ईरान गए हुए हैं, तो हम उसमें बोल दें कि हम नहीं गए हुए हैं, या फिर हम उसका मेंशन ना करें। तो वो एक इलीगल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो भी एक बहुत गलत बात होती है, और वो हमारे को लाइफ टाइम हमारे को ब्लैक लिस्ट भी करवा सकती है उस स्पेसिफिक कंट्री से। अब हम ईरान पहुंच तो गए, अब क्या करें? अब ये चीज़ तो आगे फेस करनी ही पड़ेगी। इवन दो हमें इस चीज़ का पहले से ही पता था कि अगर हम ईरान जाएंगे, तो इसके बाद हम जब और बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा लगाएंगे, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन स्टिल एक मन था, क्योंकि ईरान इतनी सुंदर कंट्री है, तो उसके लिए हमने ये रिस्क उठाना भी ठीक समझा कि कोई बात नहीं यार, देखी जाएगी। अब ईरान देखना है तो देखना ही है। अब इस डर में कि हम और डेवलप कंट्रीज़ में नहीं जा पाएंगे, या फिर मुश्किल से जा पाएंगे, हम ईरान को मिस नहीं करना चाहते थे। यही सीन मेरे साथ था, और यही सीन टूरवशु के साथ, भाई के साथ भी था, क्योंकि हम लोग ही पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि यार क्या करें, जाए ना जाए, प्लान कैंसिल कर दे, क्या करें। लेकिन इन द एंड हमने डिसाइड किया कि कोई चक्कर नहीं है, चलते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बेसिकली प्रॉब्लम अब आएगी या तो वीज़ा एप्लीकेशन में, कि वीज़ा जब अप्लाई करेंगे तब हमारे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे, और काफ़ी चांसेस है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए। और या फिर अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी उन कंट्रीज़ का वीज़ा है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ का वीज़ा है, तो उनको भी इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है जब वो उस कंट्री में विजिट करेंगे, जब उस कंट्री की वो इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे, तो उनसे वो काफ़ी बार क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं कि आप ईरान गए थे, आप क्यों गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ईरान गए थे तो आप उन डेवलप कंट्रीज़ में जा ही नहीं सकते। आप जा सकते हो, लेकिन आपको अपना रीज़न स्पेसिफाई करना होगा कि आप भाई क्यों गए थे। तो हम अगर वीज़ा भी अप्लाई करेंगे उस कंट्री का, तो अगर वो हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों गए थे, तो अब हम उन्हें समझाना पड़ेगा कि हम टूरिज़्म के लिए ही गए थे। तो हम कुछ प्रूफ दिखा देंगे कि भाई ठीक है कि हम वीडियोस बनाते हैं, या फिर कुछ भी कि हाँ हम टूरिज़्म के लिए ही गए थे। तो अगर आप बोलते हो कि टूरिज़्म के लिए, तो स्टिल आपका एक रीज़न जस्टिफाई होता है। लेकिन फिर भी देखो, एक मार्क तो पड़ ही जाता है कि आप ईरान गए थे, तो एक नेगेटिव पॉइंट वो आपके रिज्यूमे में, आपके ट्रैवल रिज्यूमे में बन जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी और थोड़ी कंट्रीज़ ट्रैवल करनी पड़ेंगी, दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम और कंट्रीज़ भी ट्रैवल करते हैं, हम खाली ईरान में ही घूमने नहीं आए। तो ये अब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत माइंड में था कि भाई आगे अब कैसा होगा वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस। तो मैं कहा ये चीज़ आपको भी बताता हूँ, क्योंकि लोग अच्छी बातें बताते हैं कि यहाँ आए, ये लोग हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ डाउन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जगहों पे आने के, तो वो भी मुझे आपको बताने थे।
बाकी अब आने वाली इस सीरीज़ में आपको बहुत सी खूबसूरत जगहें दिखाऊंगा, बहुत से खूबसूरत लोगों से मिलवाऊंगा ईरान के, और भी बहुत मस्ती मौज मस्ती होने वाली है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे की सीरीज़ अच्छे देखना चाहते हो तो बेल आइकन जो आपको दिख रही है इसको ज़रूर दबा देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।